वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप इनकम टैक्स पोर्टल में अपील फाइल कैसे करें, दैट इज फॉर्म 35 कैसे फाइल करें, दैट इज फेसलेस मैनर में हम लोग जो अपील फाइल करते हैं सीआईटी अपील में, तो वो हम कैसे फाइल करें, दैट इज फॉर्म 35। मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर कॉपी मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और वो ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो और उसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल करना चाहते हो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में, तो फिर आप कैसे फाइल करें या फिर फॉर्म 35 कैसे अपलोड करें इनकम टैक्स पोर्टल में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको आपका इनकम टैक्स का पैन नंबर एंड पासवर्ड देके जैसे नॉर्मली लॉगिन करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल में, वैसे आप लॉगिन कर लेना है। फर्स्ट लॉगिन करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ई फाइल और इनकम टैक्स फॉर्म में जाके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में क्लिक कर देना है। मैं पहले यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, ध्यान में रखिए। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं, इनकम टैक्स फॉर्म में जाके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में क्लिक कर देना है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, ठीक है। 1 2 3, ठीक। यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है ना, आपको थर्ड वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, पर्सन्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो सिंपली आपको ऐसे ढूंढने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सर्च जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे 35 क्लिक कर दीजिए। जैसे 35 जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्म नंबर 35 यहाँ पे आ गया है, अपील्स फॉर्म नंबर 35, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइल नाम पे क्लिक करेंगे। फाइल नाम पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो फाइल करने वाला हूँ वो असेसमेंट ईयर 1920 के लिए है। आप आपका जो ऑर्डर कॉपी पे आप देख लीजिए कि आपका कौन से असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में, कौन से असेसमेंट ईयर के अगेंस्ट में आप लोग अपील फाइल करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर होगा तो मेरा होगा 1920, तो आप आपके अकॉर्डिंगली आप चेक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ और फिर आता हूँ लेट गेट स्टार्टेड में क्लिक करता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे सामने आ रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, पहला आ रहा है फाइल अपील फॉर एन ऑर्डर विदाउट डिन। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो आपका ऑर्डर कॉपी आया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक डिन नंबर यहाँ पे पहले से ही मेंशन होके आ रहा है। तो ध्यान रखिए कि ये वाला जो डिन नंबर है ना, तो आपके ऑर्डर कॉपी में आप पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके ऑर्डर कॉपी में कोई टिन नंबर है या नहीं। अगर मान लीजिए आप 1 अक्टूबर 2019 के बाद कोई ऑर्डर रिसीव हुआ हो, तो आपको जरूरी मतलब मैंडेटोरली वहाँ पे कोई टिन नंबर डेफिनेटली होगा। अगर उससे पहले का है तो फिर वहाँ पे टिन नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फाइल अपील फॉर एन ऑर्डर विथ डीन में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा डिन नंबर आएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारा ऑर्डर पास हुआ है तो फिर आपको बहुत सारा डिन नंबर यहाँ पे शो कर देगा। आपको जिस डिन नंबर के अगेंस्ट में आपको अपील फाइल करना है तो वो वाला डिन नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आप एक ही बार मतलब मान लीजिए कि आप वो टिन नंबर में पहले भी अपील फाइल कर चुके हैं, तो फिर आप दोबारा उसके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते वही सेम टिन नंबर के अगेंस्ट में। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे कि सेम टिन नंबर के अगेंस्ट में तो दोबारा अपील फाइल करेंगे, तो फिर वो वहाँ पे दिखाएगा कि ये टिन नंबर ऑलरेडी कंज्यूम्ड हो गया है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं 147 के अगेंस्ट में के वाला इनके अगेंस्ट में मैं फाइल करता हूँ। हाँ, पहले यहाँ पे टिन नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेक्शन चूज करना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन के जो ऑर्डर पास हुआ था, तो वो सेक्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे जो ऑर्डर पास हुआ था वो अंडर सेक्शन 147 में पास हुआ था, तो मैं यहाँ पे 147 चूज करता हूँ। आपका अगर जिस सेक्शन के अगेंस्ट में अंडर में आपका ऑर्डर पास हुआ होगा तो आप वो वाला सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो डेट ऑफ सच ऑर्डर में जो जो ऑर्डर में जो आपका डेट है ना, जो में डेट मेंशन हुआ है वो वाला डेट आप पहले यहाँ पे डालेंगे। और दूसरे जो डेट दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये ऑर्डर 8 जनवरी को ही इशू हुआ था, लेकिन हो सके कि आपको ईमेल में या फिर स्पीड पोस्ट में कभी आपको जो ऑर्डर मिला है वो हो सकता है इमीडिएटली मिल जाए या फिर 2 दिन के बाद मिला या फिर 3 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद मिला। तो जिस डेट को आपको वो नोटिस रिसीव हुआ है, सर्व हुआ है, तो वो वाला जो डेट है ना वो वाला डेट यहाँ पे डालना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 8 तारीख को, तो ऑर्डर में जो डेट है वो 8 तारीख है, लेकिन हो सकता है कि 2 दिन के बाद आपको रिसीव हुआ हो, तो फिर वो आप 2 दिन के बाद वाला डेट आप डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 8 तारीख का डालता हूँ।
अभी कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं डाला, यहाँ पे लिखा गया है प्लीज एंटर ऑन कंज्यूम रिटर्न। इसका मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी अपील में फाइल कर चुका हूँ, तो इसलिए वो दोबारा अलाउ नहीं करेगा। मैं कोई दूसरा सिलेक्ट कर देता हूँ आपको डेमो दिखाने के लिए। ये वाला चूज कर देता हूँ 156 के अगेंस्ट में, और ये वाला रहने दीजिए अभी, ठीक है। मैं सिर्फ 3 नंबर चेंज कर रहा हूँ, सेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब सेम रख रहा हूँ आपको डेमो दिखाने के लिए। कंटिन्यू में क्लिक किया, और यहाँ पे हम मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आएगा नो मैचिंग डाटा फाउंड फॉर द गिवन डिटेल्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यहाँ पे हमेशा येस कर दीजिए, इसको इग्नोर कीजिए। और पहला चीज़ यहाँ पे आ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो पहला चीज़ है यहाँ पे आ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, वो वही है जो आपका नेम, एड्रेस, पैन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसमें पहले आप रिव्यू करने के लिए पहले बोल रहा है एडिट में क्लिक करने के लिए। एडिट में क्लिक करके आप पहले आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ चेक करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर फर्दर नोटिस और कम्युनिकेशन में भी सेंड ऑन ईमेल, मतलब फर्दर आगे जाके कोई नोटिस आया, कोई कुछ कोई इंटीमेशन आया, तो वो आप जो ईमेल आईडी दे रहे हो वो ईमेल आईडी में आप रिसीव करना चाहते हो या नहीं। अगर नो कर देंगे तो आपको ईमेल में कुछ भी नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी इंटीमेशन नोटिस कुछ आएगा नहीं, सॉल्व होगा नहीं। और अगर यस करेंगे तो आपके ईमेल में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मांग लीजिए, और यहाँ पे हमेशा यस करके रखिए, ठीक है। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ऑर्डर अगेंस्ट हुइच अपील इज फाइल्ड यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वहाँ पहले आप सिलेक्ट किए थे वो सब फुलफिल हो जाएगा। और लास्ट में एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, देखिए इनकम टैक्स अथॉरिटी पासिंग द ऑर्डर अपील अगेंस्ट, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है वो ऑर्डर कौन पास किया था। मान लीजिए आपका कोई असिस्टेंट कमिश्नर आपके वार्ड का पास किया था, या फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई फेसलेस असेसमेंट यूनिट से पास हुआ था, तो वो यहाँ पे आपको देखना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे जो ऑर्डर पास हुआ था वो डिजिटल साइन बाय असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फाइल हुआ था। तो मैं यहाँ पे हो सकता है कि मैं असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डाल सकता हूँ, या फिर ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस पान पान का जो वार्ड नंबर है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, उसको मैं वैसे भी रेट छोड़ सकता हूँ, या फिर जो ऑर्डर में यहाँ पे मेंशन होके आया हुआ है तो इसका डिटेल्स भी मैं डाल सकता हूँ, असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल के छोड़ सकता हूँ। नहीं तो आपके केस में हो सकता है यहाँ पे पूरा वार्ड नंबर एंड डिटेल्स आ जाए, तो फिर आप वो चीज़ डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सेव करके कंटिन्यू करता हूँ। फिर आता है पेंडिंग अपील। यहाँ पे पेंडिंग अपील में मैं आने के बाद आप यहाँ पे देखिए, ये पूछ रहा है कि इससे पहले ये जो अपील आप फाइल कर अभी कर रहे हैं ना, उस इसके पहले भी कोई अपील आपका पेंडिंग है क्या। अगर अपील पेंडिंग है तो फिर आप यहाँ पे उसका डिटेल्स दे दीजिए, यस कीजिए और एड डिटेल्स में दे दीजिए। और पहले क्या होगा, पेंडिंग अपील में आएगा इनकम टैक्स अथॉरिटी पासिंग द ऑर्डर एप्लीकेशन, वही चीज़ है। मतलब मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फेसलेस यूनिट, जैसे मैं यहाँ पे दिखाया कि ये जो ऑर्डर पास हुआ था वो फेसलेस यूनिट ही पास किए थे, असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो फिर मैं यहाँ पे वही बात दूंगा, द असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक वार्ड से कोई असिस्टेंट कमिश्नर या फिर कमिश्नर, मतलब जो कोई तो असेसिंग ऑफिसर आपका ऑर्डर पास किया था, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे में हो गया कि किसको आप फाइल किए थे, किसके पास आपका अपील पेंडिंग है। जो पहले फाइल किए थे वो किसके पास फाइल किए थे, तो यहाँ पे आप सीआईटी अपील के पास किए थे या फिर जॉइंट कमिश्नर के पास किए थे, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। जो आप अपील फाइल किए होंगे तो आपको एक अपील का एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, वो देंगे और उसका डेट दे देंगे। और अकॉर्डिंगली बाकी सारा डाटा भी आप दे सकते हो, असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर का अपील फाइल किए थे, कौन से सेक्शन के अगेंस्ट में, और डेट ऑफ सच ऑर्डर, कौन जो ऑर्डर पास हुआ था वो कौन से डेट को पास हुआ था, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे नो करके पहले देखिए यहाँ पे आगे जाने देगा नहीं। अगेन मैं आता हूँ, रिज्यूम कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। देखिए पेंडिंग अपील में आके मैं नो कर देता हूँ और सेव करके निकल जाता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास पहले पेंडिंग है तो फिर आप पूरा डिटेल्स दे दीजिए, ठीक है। अपील फाइल, तो अपील के डिटेल्स हम क्या करेंगे अभी, जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा ई प्रोसीडिंग्स चला था और प्रोसीडिंग्स के बाद मुझे ऑर्डर
रिसीव हुआ था, तो फिर वो डिटेल्स मैं यहाँ पे डालूंगा। अगर मान लीजिए कि मेरा कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुआ था, कोई डायरेक्ट कोई डिमांड आ गया था, कोई पेनाल्टी आ गया था, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुआ था, डायरेक्ट डिमांड नोटिस आ गया है, तो उसके अगेंस्ट में मैं अपील फाइल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फिर आप अपील रिलेटेड टू एनी असेसमेंट मतलब कोई असेसमेंट, ये प्रोसीडिंग्स जो हुआ था ये असेसमेंट हुआ था, असेसमेंट के बाद अगर ये ऑर्डर पास हुआ है तो यहाँ पे आप येस कीजिए और उसका डिटेल्स दीजिए। अगर कोई असेसमेंट नहीं था, डायरेक्ट ही आपको पेनल्टी आया हुआ है या फिर कोई दूसरा चीज आया हुआ है, तो फिर यहाँ पे नो करके आप छोड़ दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा असेसमेंट होने के बाद ऑर्डर आया था, तो मैं असेसमेंट ऑर्डर का डिटेल्स यहाँ पे दूंगा। सो यहाँ से सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड, इसका मतलब है जो आपका जो ऑर्डर आया हुआ है ना, जो ऑर्डर आया हुआ है वहां पे आपको कहीं पे दिखा, जो डेफिनेटली कहीं पे लिखा मिलेगा कि टोटल इनकम डिटरमिन। डिटरमिन का मतलब ये है कि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स असेसमेंट यूनिट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफिसर आपका जो इनकम डिटरमिन किया है, तो ये वाला इनकम यहाँ पे पूछ रहा है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ इनकम असेस्ड, इसका मतलब वही है कि जो ऑर्डर में जो इनकम आया हुआ है, इनकम डिटरमिन, इसी को ही बोला जाता है असेस। तो ये वाला अमाउंट वो पूछ रहा है 52,14,000 तो मैं यहाँ पे दूंगा 52,14,000। आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे देखिए दो अमाउंट है। यहाँ पे जो ऊपर वाला अमाउंट है ना, इनकम एज पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड, इसका मतलब मैं खुद ये वाला इनकम में शो किया था इनकम टैक्स रिटर्न में, और जो असेस हुआ है इनकम टैक्स अथॉरिटी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या फिर असेसिंग ऑफिसर से बोल दो, तो वो भी उतना ही के हैं, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। मतलब इन दैट केस, मेरे केस में कुछ आप देखिए कि कुछ डिफरेंस है नहीं, इसमें कन्फ्यूज मत होइए। ये ऊपर वाला मैं फाइलिंग किया था, ठीक है, मैं रिटर्न ऑफ जो रिटर्न में मैं ये दिखाया था, और ये चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेस किए हैं। हो सकता है यहाँ पे मेरा 52,14,000 में फाइल किया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 60 लाख कर दिए। मान लीजिए ये मैं फाइल किया था और ये चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे असेस करते, तो फिर यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर आता ना, ऑर्डर में यहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे 60 लाख, ठीक है, तो ये वाला डिटेल्स मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इन दैट केस मेरा दोनों का जो अमाउंट है सेम है, तो मुझे नहीं डालना पड़ रहा है। और टोटल एडिशन टू इनकम, मेरा एडिशन टू इनकम 0 है, क्योंकि मैं जो रिटर्न फाइलिंग किया था वो 52 लाख किया था, और वो लोग भी 52 लाख असेस किए हैं, तो फिर मेरा एडिशनल इनकम कुछ बढ़ा है क्या? मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैं 52 लाख रिटर्न फाइलिंग किया था और वो लोग भी 52,14,000 ये किए हैं, तो इसका मतलब भी मेरा एडिशनल इनकम क्या है? 0। एडिशनल कुछ तो एडिशन हुआ नहीं। अगर मान लीजिए उसी जगह में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे 60 लाख का इनकम असेस करते, तो फिर मेरा एडिशनल इनकम क्या हो जाता? इन दोनों का डिफरेंस, मैं जो रिटर्न फाइलिंग किया था और जो रिटर्न वो लोग असेस किए हैं, दैट इज 7,85,980। तो फिर वो वाला डिटेल्स में यहाँ पे डालता, क्या डालता? अगर 60 लाख वो लोग असेस करते तो फिर मैं 7 लाख समथिंग यहाँ पे डालता जो हो रहा था डिफरेंस। लेकिन मेरा एडिशन टू इनकम कुछ हुआ है क्या? मेरा एडिशन टू इनकम कुछ हुआ नहीं है, तो इसीलिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 0, ठीक है। तो इन केस ऑफ लॉस, टोटल डिसअलाउंस ऑफ लॉस इन असेसमेंट, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग किया था 52,14,000 और इसमें मैं जो लॉस क्लेम किया था, ठीक है, 4 लाख, 4 लाख लॉस क्लेम किया था, ठीक है, 4 लाख लॉस क्लेम किया था, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी यहाँ पे 60 लाख क्या किए? 60 लाख असेस किए इनकम, और जो लॉस में क्लेम किया था वो 4 लाख था। बढ़ाए तो 7,85,980, लेकिन उसमें से लॉस था 4 लाख, और बाकी का जो 3,85,980 है, वो कुछ दूसरे चीज के वजह से वो लोग वो एडिशन किए हैं, वो लॉस के वजह से नहीं। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 4 लाख का जो एडिशनल लॉस है ना, तो वो चीज यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। टोटल डिसअलाउंस ऑफ लॉस इन असेसमेंट, क्या लॉस आप लोग को डिसअलाउंस हुआ है, ठीक है। तो लॉस जो डिसअलाउंस हुआ है ना, वो चीज आपको डालना है बढ़िया यहाँ पे। और मेरे केस में 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 डाल देता।
अमाउंट ऑफ एडिशन डिसअलाउंस ऑफ लॉस डिस्प्यूटेड इन अपील। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आप वो 6 लाख या 4 लाख जो एडिशनल इनकम था ना, ये जो एडिशनल इनकम था, तो ये जो एडिशनल इनकम था, ठीक है, इसमें से अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा सिर्फ 4 लाख ही जो डिसअलाउ किए हैं वो सही है और ये सही नहीं है, मतलब ये वाला अमाउंट मेरा डिस्प्यूटेड है, ये वाला अलाउ कर देना चाहिए था, और लेकिन ये वाला चीज हम आप लोगों को इनकम टैक्स अथॉरिटी अलाउ नहीं की। तो इसका मतलब है कितना आपको डालना पड़ेगा, मान लीजिए 3,85,980 आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। 3,85,980। अगर मान लीजिए ये 3,85,980 ना हो के पूरा का पूरा आपको लगता है कि ये जो पूरा 7 लाख रुपए का एडिशनल इनकम किया है ना, ये पूरा ही डिस्प्यूटेड है मेरा, तो फिर आप क्या करेंगे, तो पूरा का पूरा अमाउंट वहां पे डालेंगे। इसका मतलब है जितना अमाउंट आपका डिस्प्यूटेड है उतना अमाउंट ही आप डालेंगे ना। जैसे कि मेरा इन केस में यहाँ पे टोटल एडिशन टू इनकम कुछ है ही नहीं, तो फिर मेरा डिस्प्यूटेड में क्या डालूं, मेरा तो जीरो ही है ना, तो यहाँ पे मेरा जीरो ही रहेगा, क्योंकि मेरा टोटल इनकम भी कुछ नहीं है। टोटल इनकम जो मैं फाइल किया था वो लोग जो असेस किए थे पूरा मैच कर जा रहा है, और कितना मैं एडिशन टू इनकम तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या डीजल आउट डालूं, तो यहाँ पे मैं जीरो रुकूंगा। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे पूरा 7 लाख का आप लगता है कि पूरा 7 लाख का जो अमाउंट है ना, तो ये पूरा डिस्प्यूटेड है, तो फिर हम आप लोग यहाँ पे वो 7 लाख का अमाउंट डालते हैं, ठीक है। और अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड, मतलब डिमांड जो आया हुआ है ना, यहाँ पे डिमांड का अमाउंट पूछ रहा है, जैसे कि इनकेस यहाँ पे जो डिमांड का अमाउंट है 6,81,411, मैं यहाँ पे डालूंगा 6,81,411। आप लोग ये सोचते होंगे कि जैसे यहाँ पे मेरा रिटर्न ऑफ इनकम सेम है और वो लोग भी रिटर्न ऑफ इनकम, दोनों का भी रिटर्न ऑफ इनकम सेम है, तो फिर डिमांड कैसे आ गया। देखिए, इस केस में ऐसे हो सकता है कि आप मान लीजिए आप रिटर्न ऑफ इनकम जो किए थे ना, रिटर्न ऑफ इनकम आप 50 लाख किए थे और इनकम टैक्स अथॉरिटी भी 50 लाख किया है, लेकिन मान लीजिए आप 50 लाख में टैक्स पे नहीं किए हैं, आपका टैक्स पेंडिंग है, फिर भी डिमांड आ जाएगा ना। मान लीजिए 50 लाख का आपका कुछ 15 लाख रुपए का टैक्स हो रहा था, लेकिन आप 15 लाख का टैक्स से मतलब 10 लाख का टैक्स पे किए थे और 5 लाख का टैक्स पे नहीं किए थे, लेकिन इन दोनों केस में आपका तो इनकम तो सम इक्वल हो दोनों में, ठीक है, लेकिन टैक्स पे नहीं किए थे, तो इसके लिए डिमांड आ जाएगा। लेकिन इन केस यहाँ पे मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा टैक्स तो पूरा पेमेंट हो गया था, ठीक है, टैक्स तो पूरा पेमेंट हो गया था। मैं अपील इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था, तो जब प्रोसीडिंग्स के बाद जो लोग वो लोग कंप्यूटेशन सीट भेजे ना, वो कंप्यूटेशन सीट में उन लोग ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स को जीरो कर दिया, जिसकी वजह से मेरा डिमांड आया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट तो आ गया, लेकिन सेल्फ असेसमेंट टैक्स का अमाउंट जीरो हो गया है, जिसके वजह से मुझे डिमांड आ गया है। तो फिर जो जितना डिमांड आया तो उतना डिमांड में पूरा यहाँ पे दे दूंगा। अगर मान लीजिए आप अपील पेनल्टी के केस में कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर दीजिए। उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड। टैक्स पेड का मतलब मान लीजिए आप पहले रिटर्न फाइलिंग किए थे और टैक्स पे किए थे, ठीक है, ITR 1 हो या 2 हो या फिर 3 हो, जो भी आप रिटर्न फाइलिंग किए थे ना उसमें टैक्स पेमेंट किए थे, रिटर्न फाइलिंग भी किए थे और टैक्स पेमेंट भी किए थे, उसका डिटेल्स एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मान लीजिए आप सेक्शन डायरेक्ट रिटर्न फाइलिंग पहले किए नहीं किए थे और सेक्शन 148 में रिटर्न फाइलिंग करते टाइम आप टैक्स पे किए थे, उसका भी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप रिटर्न फाइलिंग नहीं किए थे, इनकम टैक्स से नोटिस आया और आप टैक्स पेमेंट किए और टैक्स पेमेंट रिटर्न फाइलिंग किए और रिटर्न फाइलिंग करने के साथ आप टैक्स भी पेमेंट कर दिए, तो उसका भी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो अंडर सेक्शन 148 का भी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं डिटेल्स यहाँ पे दे देता हूँ, एक्नोलॉजमेंट नंबर एंड डिटेल्स। जैसे कि ये मेरे केस में ना ये अंडर सेक्शन 148 में रिटर्न फाइलिंग हुआ था, तो फिर ये 3/4/2023 में हुआ था, डेट होगा। और टैक्स जो पेमेंट हुआ है ना, यहाँ पे जो टैक्स पेमेंट होगा ये टोटल टैक्स आप देखिए कि इंक्लूडिंग टीडीएस, टोटल टैक्सेस पे 1890561, ये वाला नहीं, मत गलत मत कीजिएगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स ओनली नहीं जाएगा, उसके साथ टीडीएस भी जाएगा, जैसे कि टोटल टैक्सेस पे 1890561 आपको डालना पड़ेगा। ध्यान रखिए अगर मान लीजिए आप 148 में भी फाइल किए थे तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 139
सेक्शन में ही फाइल किए थे, 1 में या फिर 5 में, तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी दे सकते, बिलेटेड रिटर्न में फाइल किए थे तो भी दे सकते हो, और रिवाइज रिटर्न में भी दे सकते हो, ओरिजिनल रिटर्न का भी दे सकते हो, या फिर अंडर सेक्शन 148 का भी दे सकते हो, ठीक है। अगर नो रिटर्न एज फाइल, अगर मान लीजिए रिटर्न फाइलिंग नहीं किए थे लेकिन आपका टैक्स हो रहा है, टैक्स आपका हो रहा था, आप रिटर्न फाइलिंग अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन क्या आप एडवांस टैक्स भी अब डिपॉजिट किए हैं क्या? अगर एडवांस टैक्स डिपॉजिट किए हैं तो यहाँ पे यस कीजिए और डिटेल दीजिए, यहाँ पे नो करके छोड़ दीजिए, यहाँ पे नो कर दिए। फिर आया स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील जो होता है ना, इसके बेसिस पे ही आपका अपील देखा जाएगा। जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में जो चलेगा, प्रोसीजर चलेगा, जस्ट लाइक जैसे हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट नॉर्मल कोर्ट में जैसे प्रोसीडिंग्स चलता है ना, वैसे चलेगा। तो ध्यान रखिए कि आप जब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील यहाँ पे देते हो ना, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज वही है, और उसको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे क्या करें। अगर आपको एक डेमो चाहिए, मतलब आपको एक स्पेसिमेन कॉपी चाहिए, कि ड्राफ्ट कॉपी चाहिए कि ये कैसे क्या होता है, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको प्रोवाइड, अगर जरूरत होगा तो फिर मैं आपको एक सैम्पल कॉपी आपको दे दूंगा कि कैसे करना है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बना के आपको वर्ड में बना के रखना है, और यहाँ पे सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी कीजिए। ध्यान रखिए यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में कॉपी करके डाल दिया, ठीक है। अगर आपको चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील का ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, ड्राफ्ट कॉपी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस रिलाइड अपॉन में क्या डालेंगे आप, जैसे कि आप जो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसीडिंग्स के टाइम पे दिए थे, तो उसका नाम पूरा का पूरा डाल सकते हो, या फिर आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली ये कर देंगे, एज रिलाइड ड्यूरिंग द असेसमेंट, एज रिलाइड ड्यूरिंग द असेसमेंट करके छोड़ देंगे, ठीक है। एज रिलाइड ड्यूरिंग द असेसमेंट करके छोड़ देंगे, क्योंकि मान लीजिए प्रोसीडिंग्स के टाइम पे आप सब कुछ डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, तो फिर आप एक एक, मान लीजिए 10 डॉक्यूमेंट दिए थे, 10 डॉक्यूमेंट का नाम तो थोड़ी ना लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट, ये वो, इनकम टैक्स रिटर्न, पासबुक, ये वो एवरीथिंग, वो सब चीज इंडिविजुअली नाम तो नहीं दे सकते हैं ना। तो फिर आप एज रिलाइड ड्यूरिंग द असेसमेंट बोल के छोड़ दीजिए, क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट आप असेसमेंट में दिए थे और आपको लगता है कि वो डॉक्यूमेंट ही आप उसी के ऊपर रिलाय होकर आप अपील फाइल कर रहे हैं, तो फिर आप ये लिख के छोड़ दीजिए, नहीं तो इंडिविजुअली आप नाम दे सकते हैं। वेदर एनी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस अदर देन द एविडेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज बीन फाइल्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 46 है। इसका मतलब ये है कि जब प्रोसीडिंग्स के ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स में आप जो जो एविडेंस दिए थे, उसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहते हो क्या? अगर प्रोड्यूस करना चाहते हो तो यहाँ पे येस क्लिक कीजिए, और जो जो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस आपको देना है उसका नाम दे दीजिए। अगर आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। ध्यान में रखिए, अगर आपको कुछ देना भी है तो अभी इमीडिएटली यस करके दे दीजिए, ठीक है। कुछ अगर मान लीजिए आप प्रोसीडिंग्स में कुछ भूल गए थे, कोई डॉक्यूमेंट्स देना, तो आप यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस रिलाइड अपन आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ग्राउंड्स ऑफ अपील, मतलब इसका जो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस का डिटेल्स यहाँ पे देना है, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ अपील में कौन से सेक्शन में आपको अपील फाइल कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 147। इशू क्या था, इशू था मान लीजिए आपका जो इशू है, तो वो इशू आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इनकरेक्ट डिमांड, इनकरेक्ट डिमांड शॉप, या फिर जो आपका प्रॉब्लम है, तो वो आप यहाँ पे इशू में दे सकते हैं। और ग्राउंड्स ऑफ अपील ध्यान रखिए, ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो उसके बिना आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो।
जब तक आप ये डिटेल्स नहीं देते हो आपको प्रोसेस करने नहीं देगा। तो अब आप अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ सैम्पल कॉपी चाहिए होगा तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ध्यान रखिए जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है वो 10,000 लेटर का होता है, और जो ग्राउंड्स ऑफ अपील होता है वो 4,000 समथिंग क्या होता है। ध्यान रखिए कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे एंड हो गया या फिर वो सेमीकोलन हो गया, वो सब चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। आप वो सब चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखिए। और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अपील फाइलिंग डिटेल्स, अपील फाइलिंग डिटेल्स मतलब वेदर देयर इज एनी डिले इन फाइलिंग। मान लीजिए आप जो आपका ऑर्डर पास हुआ था 30 दिन के अंदर आप अपील फाइल कर रहे हैं क्या। अगर 30 दिन के अंदर फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे नो क्लिक कीजिए। अगर 30 दिन के बाद कर रहे हो तो यहाँ पे येस कीजिए, और उसका रीजन भी आपको देना पड़ेगा कि क्यों आप 30 दिन के बाद फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ड्यू डेट के अंदर मैं फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पे नो कर देता हूँ। और डिटेल्स ऑफ अपील फीस पेड, ध्यान में रखिए हाउ टू पे द अपील फी, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग बना दूंगा। जैसे आप इनकम टैक्स का चालान पेमेंट होता है वैसे आपको पहले चालान पेमेंट करके 1,000 रुपया का फी करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसका क्राइटेरिया है कि कब आपको 250 देना है, कब 500 देना है, कब 1,000 देना है। तो उसके लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे एक चालान 1,000 रुपया का, देखिए 1,000 रुपये का चालान आप करके रखना है, ठीक है, पेमेंट करके। और यहाँ पे IFS आपको आ जाएगा BSR कोड, चालान नंबर एंड डेट, ठीक है, 1,000 रुपये का। तो मैं यहाँ पे BSR कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पे गलत BSR कोड डाले, 7 डिजिट का कोड होता है और उसके बदले आप 6 डिजिट डाल दिए तो आपको ऐसे एरर दिखाएगा, आगे प्रोसीड करने देगा नहीं। तो यहाँ पे BSR कोड सही डाल लिए और यहाँ पे डेट सही से डाल दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप BSR कोड एंड डेट डाल देंगे तभी जाके चालान सीरियल नंबर एक्टिव होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। यहाँ पे मान लीजिए आप रॉन्ग डाल दिए, यहाँ पे 6 डिजिट का डाल दिया तो देखिए चालान सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली बंद हो गया, आगे प्रोसेस करने देगा नहीं। चालान सीरियल नंबर सही से डालिए, उसके बाद सॉरी BSR कोड, उसके बाद आपको चालान सीरियल नंबर भी डालना पड़ेगा। और अमाउंट जो होता है वह 1,000 रुपये का होता है। ऐड कर दीजिए एंड सेव। अटैचमेंट पे हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 चीज़ आपको कंपल्सरीली देना है। 3 चीज़ का मतलब क्या है, कॉपी ऑफ ऑर्डर और इंटीमेशन ऑफ अपील अगेंस्ट, मतलब जो ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है ना, ये वाला ऑर्डर, ये वाला जो ऑर्डर रिसीव हुआ है ना, इसका कॉपी आपको देना है। कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड देना है, डिमांड का नोटिस आपको देना है, जो डिमांड आपको आया हुआ है ये वाला डिमांड का नोटिस पे आपको देना है अंडर सेक्शन 156। और उसके साथ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस और कुछ है तो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपको मान लीजिए डिमांड के साथ कोई कंप्यूटेशन सीट आया हुआ है, सॉरी, डिमांड के साथ कोई कंप्यूटेशन सीट भी आया है वो आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो कंप्यूटेशन सीट आया हुआ था वो कंप्यूटेशन सीट भी आप उसके साथ दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ एक बार, ये ऑर्डर आया हुआ था इसको मैं अटैच कर दिया। कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड इसको अटैच कर दिया। मान लीजिए डॉक्यूमेंटरी एविडेंस में कोई कंप्यूटेशन सीट उसी के साथ आया था तो मैं उसको अटैच करा। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंटरी एविडेंस एडिशनल एविडेंस का मतलब है आप अगर मान लीजिए वहाँ पे चूज किए थे कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको देना है, ठीक है, जो ई प्रोसीडिंग्स के टाइम आप दे नहीं पाए तो उसका एडिशनल डॉक्यूमेंट का अटैचमेंट यहाँ पे आपको देना है। एनी अदर अटैचमेंट पे आप लोग क्या कर सकते हो, आप मान लीजिए आपका टैक्स पेमेंट का चालान दे सकते हो, जो टैक्स पे किए थे उसका चालान दे सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न का भी इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी दे सकते हो, या फिर कोई फॉर्म 26S भी दे सकते हो जो आपको लगे कि एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो तो वो आप दे सकते हो। लेकिन आपको कंपल्सरीली जो कॉपी ऑफ ऑर्डर एंड डिमांड है ना उसको देना पड़ेगा, उसके साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास ऑप्शनल है तो आप सही देख के चूज कर सकते हो। फिर आता है फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन, यहाँ पे आई में क्लिक कीजिए, प्लेस कर दीजिए जो प्लेस जैसे आपका, एंड सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद प्रीव्यू, ठीक है, प्रीव्यू एक बार चेक कर दीजिए, ऐसे आएगा। प्रीव्यू करने के बाद प्रोसीड टू ई वेरीफाई, प्रोसीड टू ई वेरीफाई करके आपको इमीडिएटली आधार ओटीपी जनरेट करके आपको सबमिट कर देना है। ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। थैंक यू।